Hello, this is Akshay Mangal from NIT Surat. I am from Civil Engineering branch. I got placed in Future First. There were 3 rounds in placement procedure. First one was aptitude test, second one was HR test, and third one was trading round. Because Future First is a trading company. फ्रेंड्स, पहला राउंड था एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में जाने से पहले आपको जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए वो है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन। जो आपकी बिगनिंग में इंस्ट्रक्शन है वो आप पर्टिकुलरली देख लें। इसके बाद जैसा कि फ्यूचर फर्स्ट एक ट्रेडिंग कंपनी है, ऑब्वियसली उसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि इमेजेस जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इमेज बेस्ड पर, तो वो आपकी मेमोरी स्किल को शो करता है। और लास्ट वन मैं आपको इम्पोर्टेंटली बताना चाहूँगा कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि पॉइंट टाइम का अंडर रूट क्या होता है, और साथ के साथ उसका एक क्वेश्चन था कि अगर आप इसको गलत करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन एट द एंड जब हमारा रिजल्ट आया एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो जिन्होंने वो क्वेश्चन गलत किया उनको भी इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट किया। तो कंपनी ये नहीं देख रही कि आपको पॉइंट 9 का अंडर रूट आता है या नहीं आता, वो ये देखती है कि आप रिस्क लेते हैं या नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको हमेशा किसी भी टेस्ट से जाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट राउंड जो था, पहला राउंड जिसको, उसमें HR राउंड या फिर आप कह सकते हैं कि वो स्ट्रेस राउंड भी था। तो एक सिंगल नाम हम उसको नहीं दे सकते कि HR राउंड ही था या क्या राउंड था, लेकिन वो एक मिक्स टाइप की एक्टिविटी थी जिसमें हमारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका रिज्यूमे जो है वो आपको क्लियर रखना है कि जो आपने रिज्यूमे में लिखा है वो आपको क्लियर है या नहीं है, और आपने रिज्यूमे में जो पॉइंट लिखे हैं आप उससे पूरी तरह थ्रो होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिज्यूमे में आपने कुछ डाला, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आप उस पर अटक गए। दैट विल क्रिएट ए टोटली नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द इंटरव्यूअर। आफ्टर दैट कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले होते हैं कि आपके एटिकेट्स क्या हैं। कभी भी आप इंटरव्यू राउंड रूम में घुसे तो आपको परमिशन लेनी होती है कि सर मे आई कम इन और नॉट, लाइक ही ऑब्वियसली ही विल से या प्लीज कम। And after that, to take this seat, you should also ask about that. After that, my question and answer session started. तो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि एक सड़क पर 100 रुपये का नोट पड़ा है और एक $1 पड़ा है, तो आप किसको उठाएंगे? तो मेरा आंसर था कि मैं ऑब्वियसली 100 रुपये का नोट उठाऊंगा। तो दिमाग में ये चल रहा था कि ऑब्वियसली 100 रुपये $1 से ज़्यादा है, जबकि उस साइड से दोबारा क्वेश्चन आया कि आप दोनों नहीं उठाएंगे, तो ऑब्वियसली मेरे को दोनों उठाने चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन था मेरे लिए वो था कि एक जलता हुआ घर है और उसमें आपकी बीवी और माँ दोनों फंसे हुए हैं, तो आप किसको बचाएंगे? तो मेरा आंसर था कि मैं मेरी माँ को बचाऊंगा। तो फिर बाद में दोबारा क्वेश्चन आया कि आपकी बीवी ने आपके लिए अपना घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, तो आप अपनी बीवी को क्यों नहीं बचाएंगे? तो फिर मेरा आंसर था कि ठीक है सर, मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन आप चिंता ना करें, मेरी बीवी इतनी सेक्सी और ब्यूटीफुल होगी, कोई भी उसको आकर के बचा लेगा। तो इस तरीके का एक क्विक रेस्पॉन्ड मेरी साइड से था। तो एक स्माइल उसके चेहरे पर आ गई, वो अंत तक उसके चेहरे से चली। तो एक अच्छा इम्पैक्ट इंटरव्यू की साइड मेरा गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन था जो मैंने रिज्यूमे में लिखा था कि व्हाट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। तो उसमें मैंने 2 अचीवमेंट लिख दी थी, जबकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिगेस्ट देन इट शुड बी 1। तो फिर उसने पूछा कि आपका एक होना चाहिए, तो फिर मैंने उस दोनों में से एक को बताया कि दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। इस तरीके की गलती आप ना करें। बिगेस्ट मतलब एक ही होता है, 2 नहीं होते। मेरा पूरा इंटरव्यू 4 पॉइंट्स पर फोकस था। वो 4 पॉइंट, लाइक पहला जो पॉइंट है वो है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, दैट शोज योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। सेकंड जो पॉइंट था वो था आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, आपकी वो स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी को शो करता है। थर्ड पॉइंट जो था वो कि आप कितना जल्दी से रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, मतलब क्विक रेस्पॉन्ड है या नहीं आप। और फोर्थ पॉइंट था कि आप अपने किसी भी गोल को लेकर कितने फोकस हैं, आप कितने क्लियर हैं अपने गोल को लेकर। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर मेरा पूरा इंटरव्यू चला था। और एक सलाह जो मेरी तरफ से होगी वो आपके लिए ये रहेगी कि कभी भी आप इंटरव्यू में अपने आप को फेक शो ना करें, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है ऑब्वियसली। तो आपसे वो निकलवा ही लेगा कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो आप जैसे हैं वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट करें, तो वो आपके लिए अच्छा होगा और वो एक अच्छा इम्पैक्ट इंटरव्यूअर के ऊपर क्रिएट करेगा। फिर बाद में बताना चाहूँगा कि जो पजल होता है, पजल के ऊपर सभी लोगों को डाउट होता है कि पजल्स को किस तरीके से सोल्व करें। अगर नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि इंटरव्यूअर के ऊपर, और अगर पजल सोल्व नहीं होती तो स्टूडेंट इतना स्ट्रेस ले लेता है कि फिर वो आगे डरता है कि मेरे को रेस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि पजल्स का हमेशा आंसर नहीं देखा जाता। आंसर इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट,
लेकिन आप किस वे में उसको सोल्व कर रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है, आपका मैनर क्या है, वो मैटर करता है। जैसे ही मेरे से भी एक पजल पूछा गया था, तो मैंने उसका एक पर्टिकुलर अप्रोच के साथ उसका आंसर निकाला, लेकिन वो आंसर उनके आंसर से मैच नहीं कर रहा था। फिर मैंने जब बताया कि मेरे अजम्पशन इस तरीके से लेकर के मैंने इसको सोल्व किया है, तो फिर उन्होंने भी माना कि हाँ आपने जिस हिसाब से सोल्व किया उसका आंसर यही आना चाहिए। तो ये एक अच्छा वे था मुझे करने का, और मेरा एक अप्रोच था जो मैंने उनके सामने रखा। तो इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगा कि हाँ इन्होंने जिस हिसाब से सोल्व किया उस हिसाब से सही है सारी चीज़ें। तो पजल्स को लेकर के हमेशा यही होना चाहिए कि आपकी अप्रोच किस वे में वो ही मैटर करती है, ना कि आंसर। फिर बाद में जैसा कि मैं अक्षय पात्रा ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, वो एक टोटली स्पिरिचुअल और एक एनजीओ है जिस पे वर्क करते हैं हम। तो उसके बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में वहाँ एक इंटर्न किया हुआ है बेंगलोर के अंदर। तो उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि मैंने क्या किया वहाँ पर, क्या प्रोसेस था पूरे इंटर्न का, तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी, किसी कंपनी जो हायर करती है वो आपके अंदर 3 चीज़ें देखती हैं, वो है IQ, EQ और SQ। EQ, IQ एंड SQ, अगेन आई एम रिपीटिंग। IQ मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ होता है आपका इमोशनल क्वेश्चन, और SQ जो होता है वो होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये तीनों जो पॉइंट हैं वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं कि आप एज ए होल क्या हैं। तो पहले जो कंपनियां थी वो IQ और EQ पर फोकस करती थी, लेकिन आजकल कंपनियां SQ पार्ट को भी बहुत अच्छे से कंसिडर करती हैं, क्योंकि वो आपकी जो SQ है वो आपकी पर्सनालिटी में दिखाता है कि आप कितने मोरली इंक्लाइंड हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं। तो SQ पार्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आजकल की जितनी भी कंपनियां आती हैं उनके हायरिंग प्रोसेस में। तो आपको उन सब चीज़ों पर वर्क करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि आप अपनी बीटेक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से निकलते हैं। तो ऐसा रहता है कि इंटरव्यू में जाते टाइम ये रहता है कि मैं उन सब चीज़ों को लिंक्ड कैसे करूँ, उन डोर्स को कैसे कनेक्ट करूँ, तो वो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। मेरे साथ भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया उससे पहले मैं यही सोच रहा था कि यार मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो है, पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मैं उसको लिंक्ड कैसे करूँ। लेकिन जब मैं वहाँ इंटरव्यू में गया तो मैं अच्छे से उसको लिंक्ड कर पाया और ये अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको कि मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर इंटर्न किया हुआ है प्रोफेसर समीर माथुर के अंदर, जो कि IIM लखनऊ से है। जब मैं वहाँ गया तो उनका क्वेश्चन यही था कि आपने मार्केटिंग के अंदर इंटर्न किया हुआ है और ट्रेडिंग की कंपनी में आप आ रहे हैं, तो इससे और इसका क्या रिलेशन है। तो फिर मैंने उनको बताया कि जो मार्केटिंग की कंपनी है या फिर मार्केटिंग जो मैंने सीखा है मार्केटिंग मैनेजमेंट डॉक्टर प्रोफेसर समीर माथुर के अंदर, तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि कोई भी कंपनी मार्केट में जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से वैल्यूएशन करती है। तो ऑब्वियसली इसका जो सारा इफेक्ट है कहीं ना कहीं होकर के तो शेयर मार्केट में आने वाला है ही है। शेयर का बुल्स एंड बियरिंग दोनों उसी चीज पर मैटर करती है कि आपका प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट किस टाइप का है। तो मैंने उसको लिंक किया कि जब मेरे को पता रहेगा कि मार्केटिंग में क्या सीन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किस हिसाब से चलता है, तो मैं इसको अच्छे से लिंक कर पाऊंगा। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल था। तो इस तरीके से मैंने वो डोर्स को कनेक्ट किया कि मेरे को यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिली। फिर इसके अलावा जो एक क्वेश्चन था मेरे ऊपर वो ये था कि मेरे जो इलेक्टिव थे वो था एक मार्केटिंग मैनेजमेंट और एक पर्सनल मैनेजमेंट। तो उनका क्वेश्चन था कि क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा चॉइस नहीं था कि आपके पास, तो जैसा NIT सूरत के अंदर ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उनको बताया कि हाँ NIT सूरत के अंदर सिर्फ 2 ही चॉइस थी जो मैंने ली। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ मैनेजमेंट में इस बंदे का इंक्लिनेशन है, तो इसके बाद जो चॉइस थी इसने वो चूज की। फिर तीसरा पॉइंट जो ये है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आना जरूरी था। उन्होंने पूछा कि आपको सिविल इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, क्योंकि आप पर्टिकुलर जो आपने एक फील्ड चुना है 4 साल पहले, तो उससे क्वेश्चन आना ऑब्वियस है। तो आप अगर ये आंसर देते हो नहीं मेरे को सिविल इंजीनियरिंग पसंद नहीं है और मेरे को तो इसी में आना है, तो दैट विल क्रिएट ए नेगेटिव इम्पैक्ट, प्लीज रिमाइंड इट। इससे क्या होगा कि ये शो करेगा कि आपने 4 साल पहले कुछ चूज किया, अभी आप उसको छोड़ के चले गए, फिर अगले 3 साल बाद आप कुछ और चूज करेंगे। तो फिर मैंने आंसर दिया कि नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, मुझे उसमें अच्छे से इंटरेस्ट है और मैंने उसके अंदर एक इंटर्न भी किया हुआ है। लेकिन जब मैं कॉलेज के अंदर दूसरी चीज़ों से निकला, मैंने काफ़ी जगह काम किया, तो मुझे लगा कि मैं उन चीज़ों में और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ, उसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मुझे इस चीज़ में जाने के लिए एक मेरे को फील्ड मिला। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अच्छा इंटरेस्ट है, मैं वहाँ भी अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ उससे अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस फील्ड में आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए हो सकता है। कभी भी आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में कहने से पहले थोड़ा सोचें
कि उसकी आप बुराई कर रहे हो तो मतलब आप अपना ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो वो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मेरा पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था, जो कि फर्स्ट राउंड था। समझता हूँ कि आपको इससे मदद मिलेगी। जो मेरा सेकंड राउंड था वो टोटली आप कह सकते हैं कि वो स्ट्रेस राउंड था, क्योंकि उन्होंने सारे क्वेश्चन इसी का राउंड पुट किए थे कि मैं कितना स्ट्रेस ले सकता हूँ, और यही था कि कितना क्विक रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ, कितना रिस्क ले सकता हूँ। इस तरीके के सारे क्वेश्चन थे, और मैंने जितना कुछ किया है क्या उसमें मैं थ्रो हूँ या नहीं, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी रिपीट हुई थी, लेकिन थोड़ा एक अच्छे लेवल पर रिपीट हुई थी। तो जाते ही जब मैं रूम के अंदर बैठा तो पहला जो सारा क्वेश्चन था वो तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड जानने के ऊपर थे। उसके बाद में उन्होंने मेरे से एक गेम खिलवाया था, तो वो मेरा चेक कर रहे थे कि मैं कितना याद चीज़ों को याद कर सकता हूँ, मतलब मेरी मेमोरी स्किल कितनी है। तो पहले तो मैं 8th स्टेप तक ही पहुँचा था, तो फिर उन्होंने बोला कि इतना ईजी गेम है, आप इतना भी नहीं कर पाए। मतलब वो मेरे को स्ट्रेस दे रहे थे चीज़ों को लेकर के कि आप इतना भी नहीं कर पाए, बच्चों का गेम है, क्या कर लोगे आप, इस तरीके से इतना भी नहीं खेल पाया। तो फिर मैंने बोला सर कि आप मुझे एक और चांस दे सकते हैं ताकि मैं और अपने आप को प्रूव कर सकूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप इसमें नहीं बढ़ पाए तो ये इंटरव्यू यहीं स्टॉप कर देंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है सर। तो ये मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो लोग देख रहे थे कि मैं रिस्क ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। तो फिर मैंने उनको यस किया, तो फिर उन्होंने बोला कि कितनी स्टेप तक जा सकते हैं। तो मैंने बोला सर 10-11 स्टेज तक तो मैं जा सकता हूँ आराम से, पहले 8 था अभी 10-11। तो फिर मैंने वो गेम खेला, तो मैंने 9th लेवल तक ही मैं पहुँचा था। फिर भी उन्होंने मेरा इंटरव्यू था वो कंटिन्यू किया, मतलब वो मेरा देख रहे थे कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। तो आगे जब इंटरव्यू कंटिन्यू हुआ तो जो मेरा रिज्यूमे है उसके ऊपर मेरे सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रिज्यूमे में मेरा लिखा हुआ है कि मैं रेनेसा का हेड हूँ, रेनेसा हिंदी का। तो उन्होंने पूछा कि आप आर्टिकल लिखते हैं तो किस टाइप के आर्टिकल लिखते हैं। तो मैंने बताया कि अगर ये रेनेसा की बात चलती है तो ये कॉलेज का मैगजीन है, तो उसमें तो ऑब्वियसली कॉलेज से रिलेटेड जो भी इशू हैं उन पर ही लिखता हूँ। लेकिन अगर पर्टिकुलरली मेरे बारे में बात करूँ तो मैं जितने भी पॉलिटिकल व्यूज होते हैं उस पर कमेंट करता हूँ आर्टिकल के टाइम पर। तो फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है आप पॉलिटिकल व्यूज पर कमेंट करते हैं, तो बताइए कि जो यूपी 2017 के इलेक्शन है उसमें आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तो फिर उस जगह एक तो होता है कि मैं क्विक रेस्पॉन्ड कर दूँ कि सर ये जीतेगा, लेकिन इट्स नॉट लॉजिकल। आप बिगर कुछ सोच समझे आपने भले सोचा है लेकिन आपने उनको नहीं एक्सप्लेन किया। तो मैंने समझा कि पहले मैं एक पूरा उनको बताता हूँ कि अभी क्या सीन है वहाँ का, और इस हिसाब से मैं उनको एक एक्सप्लेन करूँगा तो उनको भी समझ आएगा कि मैं क्यों चाहता हूँ कि पर्टिकुलर पार्टी जीतने वाली है। तो फिर मैंने उनको बताया कि बहुजन समाज पार्टी से चीफ मिनिस्टर के लिए ये कैंडिडेट मायावती कैंडिडेट है, जो समाजवादी पार्टी है उससे अखिलेश जी कैंडिडेट है, इसके अलावा जो कांग्रेस है वहाँ से शीला दीक्षित का नाम तभी आया ही था, तो वो कैंडिडेट के लिए जा रही है, जबकि प्रियंका गांधी उस टोटल जो कैंपेन उसको लीड करने वाली है, और बीजेपी से ऐसा कोई नाम नहीं आया था। और तभी बीजेपी की तरफ से किसी एक जो पॉलिटिशियन था उसने कुछ कमेंट किया था मायावती के ऊपर, तो इससे एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। लेकिन मायावती ने भी जो उसका रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट दिया टोटल जनता के ऊपर, तो उससे भी दूसरा बवाल खड़ा हो गया था। तो इस तरीके से वहाँ सीन उस टाइम पे चल रहा था। फिर मैंने बताया कि सर बीजेपी की तरफ से तो कोई ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं अभी, तो इस तरीके से चला पूरा है। फिर मैंने उनको बताया कि जो यूपी है वो कास्ट बेसिस पर है, टोटल उनका वहाँ का पूरा प्रोसेस चलता है। तो ऑब्वियसली लोगों ने पहले से ही जो एसपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो 27 साल से लोगों को उनको देख रहे हैं। कांग्रेस भी जो उनके रायबरेली क्षेत्र है वहाँ से उनको लोग देख रहे हैं कि उनका कोई डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं है, कोई इग्नोरेंस वाला सारा कुछ चल रहा है। तो एक यूपी ही है जो वहाँ एक अच्छा प्रभाव जमा सकती है, और पहले से भी जो एमपी के इलेक्शन हुए थे तो वहाँ अच्छा खासा यूपी में किया था बीजेपी ने। तो इस बार भी चांस है कि बीजेपी कुछ ना कुछ कास्ट पोलराइजेशन कर करके और वहाँ जीतेगी। तो मैंने वहाँ पर बीजेपी की तरफ इशारा किया था कि वो वहाँ जीतने वाली है। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कश्मीरी पीपल, क्योंकि कश्मीर में अभी बहुत बड़ा इश्यू चल ही रहा है। तो फिर मैंने उसको रिलेट किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कनेक्टिंग दी डॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको लिंक करना है कि चीज़ें कहाँ हो रही हैं और आप उस चीज़ को कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि सेम चीज़ जो अभी कश्मीर में हो रही है, कुछ वक्त पहले 1995 के टाइम पर तमिलनाडु और श्रीलंका की कुछ पार्ट में हुई थी, जिसको LTTE बोलते हैं, लिट्टे हिंदी में बोलते हैं LTTE। तो वहाँ पर जो प्रभाकरन LTTE का चीफ था, तो वो लोग भी सेपरेट आइडेंटिटी चाहते थे अपनी। उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा एयरबेस क्रिएट कर लिया था, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना क्रिएट कर ली थी, और इस चक्कर में उन्होंने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के चक्कर में उन्होंने श्रीलंका के 3 प्रेसिडेंट्स को मार दिया था। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भी है वो भी इसी चीज़ का शिकार हुए थे।
तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रुप उनका क्रिएट हो गया था। फिर भी उस टाइम पर महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, और उन्होंने वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद सबसे पहले वहाँ के जो एलटीटी के लोग हैं उनको अंदर अलाउ किया और फिर चारों तरफ घेर करके उनको मारा। फिर जो नियर बाई कंट्रीज थी उन्होंने यूनाइटेड नेशन में सेम चीज़ उठाई कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे श्रीलंका का जो कंसर्न था उन्होंने यही बात बोला था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, आपको इस चीज़ में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है उस टाइम पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी मारे गए थे जो निर्दोष थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर वो सही था। कुछ 5000 लोग अगर निर्दोष मारे गए लेकिन आज उनका फ्यूचर सेफ है। सेम चीज कश्मीर में हो रही है। कश्मीर में आज हो सकता है कि काफ़ी लोग ऐसे हों जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर? अगर हमें फ्यूचर को बचाना है तो आज कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि एक भी निर्दोष नहीं मारा जाएगा, कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि जो अभी इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्टेप ले रही है इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया कश्मीर के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। कश्मीर के लोगों के हाथ में बंदूक हटा करके एक पेन और एक बुक देना चाहता है ताकि वहाँ के लोग भी एजुकेटेड बने और वो भी देश की जो मुख्य धारा है उससे जुड़े। तो इस तरीके से मैंने बताया कि कश्मीर इशू पे जो भी इंडियन गवर्नमेंट स्टेप ले रही है वो सही डायरेक्शन में ले रही है और उसके साथ हमको जाना चाहिए। तो एक उनको मैंने पूरा सीन करेक्ट करके बताया, तो उन्हें लगा कि मैं जो भी पॉलिटिकल व्यूज पर कमेंट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी एक अच्छे मैनर में कर रहा हूँ। तो जो भी आप आंसर दो उसका एक लॉजिकल वे होना चाहिए कि आप उसको आंसर कर क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने बोला हाँ सर ये मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छा कर रही है, लेकिन क्यों? कुछ ना कुछ रीजन होगा, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन था वो पॉलिटिकल व्यूज से हटके ट्रेडिंग पर आ गया। जैसा कि फ्यूचर फर्स्ट ट्रेडिंग की कंपनी है तो ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन आना भी बनता है और वही शो करता है कि मैं उसके लिए काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पॉलिटिकल व्यूज अपनी साइड हैं सारे। तो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए दूं तो आप क्या करेंगे उनके साथ, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो जनरली ये होना चाहिए कि मुझे पहले पूछना चाहिए कि सर जो आपकी इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है वो कितना है। अगर इट्स शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है तो मैं जितना भी शेयर मार्केट है इसके साथ जाऊंगा, अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है तो मैं प्रॉपर्टी मार्केट के साथ जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने डायरेक्ट उनको आंसर किया था, लेकिन जनरली ऐसा आपको पूछना चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट बताया था कि मैं 1 मिनट सोचा फिर बताया कि 70% कमोडिटी मार्केट के साथ जाऊंगा और 30% जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मार्केट, उसके साथ जाऊंगा। तो उस टाइम पे कम्युनिटी मार्केट अच्छा खासा चल रहा था तो इस वजह से मैं 70% कम्युनिटी मार्केट की फेवर में गया। फिर मैंने बताया कि फिर उन्होंने पूछा कि 30% क्यों, इतना कम क्यों 30%? तो मैंने बताया कि सर वहाँ अनसर्टेनिटी है थोड़ा, इस वजह से मुझे 30% जाना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप किसके अगेंस्ट जाओगे, किस करेंसी के अगेंस्ट जाओगे, वेदर इट्स डॉलर, वेदर इट्स यूरो या फिर और कोई देश की करेंसी है, पाउंड है, इस तरीके से। तो फिर मैंने बताया कि सर मैं डॉलर के अगेंस्ट जाऊंगा। यूरो के अगेंस्ट मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उस टाइम पे ब्रेक्सिट हुआ था तो वहाँ की करेंसी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, तो मैं डॉलर के अगेंस्ट गया। तो ये ओवरऑल शो करता है कि आपकी रुपीज़ की वैल्यू डाउन जाने वाली है अगर आपको एज ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए तो फिर उन्होंने यही क्वेश्चन था कि आप सोच रहे हैं कि इंडिया की करेंसी डाउन जाएगी, उसका वैल्यू जो कम होगा। तो मैंने कहा हाँ सर कम होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो फिर उनका यही था कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, वही लॉजिकल चीज़ है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो फिर मैंने बताया कि सर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7th पे कमीशन अभी इम्प्लीमेंट किया है और वो 1 सितंबर 2016 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। इट मीन्स कि यहाँ के लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी वो बढ़ने वाली है। अगर किसी भी कंट्री के सिटीजन्स की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो साथ के साथ आप उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए वहाँ की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी उस लेवल तक आना पड़ता है। उसको इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं, मतलब आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी तो आपका इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप जो चीज़ें हैं उनका रेट बढ़ा दें, महंगाई जिसको बोलते हैं, मतलब उनके दाम बढ़ा दें, या फिर आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यूज घटा दें, तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अगर आप चीज़ों के दाम बढ़ाते हैं तो लोगों के दिमाग में क्लियर कट इंडिकेशन जाता है कि चीज़ों के दाम बढ़ गए। और ऑब्वियसली इंडिया इट्स लाइक ए पॉलिटिकल कंट्री, जहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो बवाल खड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसीजन तो नहीं लेगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जगहों पर ऐसा चल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन उनके लिए बचा है कि वो अपनी करेंसी का वैल्यू डाउन करे और ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा। इस वजह से ओवरऑल करेंसी का वैल्यू डाउन होगा और मुझे वहाँ प्रॉफिट होगा। तो फिर उन्हें लगा कि हाँ मैंने कुछ जो आंसर किया है उसका एक पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और लॉजिक भी सही मैनर में था।
तो एक अच्छा इम्पैक्ट इंटरव्यू के ऊपर क्रिएट किया, उस तरीके से उनका था। फिर बाद में उन्होंने यही बार बार स्ट्रेस डालने की कोशिश की कि आप ये जॉब जो हम दे रहे हैं वो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर मैंने उनको आंसर दिया कि हाँ सर, मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मेरे को मोटिवेट कर दिया कि मैं आपके साथ जुड़ूँ, क्योंकि जो फीचर फर्स्ट कंपनी है वो परफॉर्मेंस बेसिस पर बोनस देती है। मैं वहाँ अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मुझे उसी रेशो में, उसी प्रपोर्शन में मुझे बोनस मिलेगा। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, क्योंकि मुझे पैसा कमाना मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो वो आप जैसी कंपनी वो मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल अच्छे से कर रही है। इस तरीके से मेरा पूरा प्रोसीजर चला था। मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी मदद करेगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लेसमेंट प्रोसीजर। थैंक यू।